Hello viewers, myself is Dr. Neeta and you are watching my channel Learn Literature with Dr. Neeta. So let us begin today's topic. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जानेंगे न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म के बारे में। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड वी आर गोइंग टू बिगिन ए न्यू सीरीज फॉर न्यू क्रिटिसिज्म एंड न्यू लिटरेरी थेरीज, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है और समझने में अच्छी खासी परेशानी होती है, बट आई वुड ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल फॉर मी। एंड टुडेज टॉपिक इज़ न्यू क्रिटिसिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म। तो पहले जानते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज एन एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग द गुड एंड बैड पॉइंट्स ऑफ ए लिटरेरी पीस लाइक प्ले, नॉवल, ड्रामा, पोइम एट्सेट्रा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी लिटरेरी पीस के हमें अच्छे और बुरे दोनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहलाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड या ट्रेडिशनल कहें हम उसे और न्यू क्रिटिसिज्म के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, आपने जो स्टडी की, बेसिकली आप बीए और एमए में स्टडी करते हैं जो क्रिटिसिज्म अप टू विक्टोरियन एज, वो ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है। प्लेटो है, अरिस्टोटल हैं, लॉन्जाइनस हैं, सिडनी हैं, ड्राइडन हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कॉलरिज हैं। ऑल दीज आर द ट्रेडिशनल क्रिटिक्स. But in the beginning of 20th century, a new kind of criticism emerged, which was different from the traditional criticism. बहुत तरीके से वो अंतर थी, और क्या अंतर थे मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ। 20th century में जो स्टार्ट हुई क्रिटिसिज्म, उसे हम न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। ओल्ड क्रिटिसिज्म जो है वो कॉन्टेक्चुअल है, मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में लिखी जाती है। जो कॉन्टेक्स्ट हो सकता है हिस्टोरिकल हो, बायोग्राफिकल हो, सोशियो इकोनॉमिक हो, या रीडर के इमोशनल रिस्पॉन्सेज हों। तो उस कॉन्टेक्चुअल होती है। जैसे मानिए आपने अपने स्टडीज़ जब की तो आपने जेन ऑस्टिन को पढ़ा, या आपने रेप ऑफ द लॉक पढ़ा, किसका, अलेक्जेंडर पोप का। तो जब हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं तो हम बायोग्राफिकल पढ़ते, पोप के बारे में भी जानते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनकी लाइफ का क्या इम्पैक्ट पड़ा लिखते समय वो भी देखते हैं। उस समय की क्या कंडीशंस थी सोशियो कल्चरल 18th सेंचुरी सोसाइटी की, वो भी देखते हैं। तो यानी हम उस रेप ऑफ द लॉक को बायोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एवेल्युएट किया करते हैं। तो इस तरीके की जो क्रिटिसिज्म है, उसकी जो एनालिसिस है इस तरीके की, वो कहलाती कॉन्टेक्चुअल। विक्टोरियन एज तक ये चीज़ें ऐसे ही चल रही थी और उसे हम ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ कि अटेंशन शिफ्ट हुआ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रही। कौन ऑथर है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, सोशल कंडीशंस कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस अब आज क्या है, एक पीस ऑफ लिटरेचर को एक टेक्स्ट की तरह देखा जाने लगा, जिसमें स्टडी हिस्ट्री की, बायोग्राफी, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर ये नहीं की जाती थी। और अगर की भी जाती थी तो फिर उसके लिए हम वो बैकग्राउंड नहीं देखते थे, बल्कि हमारा सारा ध्यान था किस पे, कि कौन से शब्द इस्तेमाल किए, वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, वो लिटरेरी डिवाइसेस कैसी थी, लैंग्वेज कैसी थी, सिंबल्स, मेटाफर्स कैसे यूज़ हुए, और उन सब का इम्प्लीकेशन क्या निकल के आता है। यानी अब ऑथर से बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं था, अब सिर्फ टेक्स्ट की बात की जाती थी, और टेक्स्ट की ही एनालिसिस की जाने की बात जब से की जाने लगी, उसी चीज़ को हम न्यू क्रिटिसिज्म के नाम से जानते हैं। ओल्ड और ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म थी, वो व्यक्ति से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे डिफ़र हो जाती थी। आप किसी चीज़ को कैसे समझ रहे हो, सब्जेक्टिव मेथड्स होते थे और उन अप्रोचेस सब्जेक्टिव होती थी, लेकिन और अपने
आनंद के प्राप्ति के लिए वो उस तरीके की अप्रोच कि मुझे ठीक लग रही है तो यही अप्रोच ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें सब्जेक्टिव कुछ नहीं रह गया। न्यू क्रिटिसिज्म में जैसे साइंस होती है, जैसे स्टडी करते हैं उसके वेरियस पार्ट्स की और एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये चीज़ ऐसी अच्छी है या नहीं है, उसी तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी होने लगी। ऑब्जेक्टिव मेथड्स और अप्रोचेस यूज़ किए जाने लगे किसी भी टेक्स्ट की एनालिसिस के लिए इन न्यू क्रिटिसिज्म। New criticism was a formalist movement that dominated in America during middle decades of 20th century. Middle decades of century 50s, 40s, 50s, 60s में ये अच्छा खासा पॉपुलर क्रिटिसिज्म टाइप का क्रिटिसिज्म थी, एंड इट वाज ए फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। आई वुड ऑल्सो लेट यू नो व्हाट इज़ दैट फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। फॉर्मलिस्ट मूवमेंट मीन्स इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था फॉर्म पे। फॉर्म किस चीज़ की फॉर्म? टेक्स्ट की फॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। The shift from traditional to new criticism may be noticed in practical or applied criticism that was practiced in early part of 20th century. देखिए, आपने इतना सारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और उसमें आपने एक बात देखी होगी कि कोई भी मूवमेंट यकायक उत्पन्न नहीं होता है, उसमें उससे पहले कुछ कुछ तैयारियां सी होती रहती है। कुछ लोग कुछ अलग तरीके की बातें पहले से ही कहना शुरू कर देते और फिर वो जो अलग अलग तरीके की बातें इकट्ठी होकर फिर एक मूवमेंट के रूप में आती हैं। बट हर मूवमेंट से पहले एक ट्रांजिशनल फेज़ हुआ करता था। तो इसी तरीके से ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म के बाद ये प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्रिटिसिज्म उसी तरीके का फेज़ है जो ट्रांजिशनल फेज़ है, जिसमें कुछ बातें तो ओल्ड और ट्रेडिशनल वाली मानी गई और कुछ बातें नहीं मानी गई और वो न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ने लगी। तो जो बैकग्राउंड है न्यू क्रिटिसिज्म की वो प्रोवाइड की किसने? प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्रिटिसिज्म में। और प्रैक्टिकल और अप्लाइड क्रिटिसिज्म जो है अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। नाउ व्हाट इज़ अप्लाइड और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है क्या? इन्हीं से जेनेसिस हुई है, शुरुआत हुई है किसकी? न्यू क्रिटिसिज्म की। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन अगेंस्ट कन्वेंशनल बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, मॉरल एंड सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। यानी 20वीं सदी के शुरुआती दौर में ही लोगों का इस कॉन्टेक्स्ट वाली जितनी कन्वेंशनल और कॉन्टेक्स्ट वाली चीज़ें इनके अगेंस्ट रिएक्शन शुरू हो गया था। और फोकस ऑफ क्रिटिसिज्म शिफ्टेड फ्रॉम ऑथर टू लिटरेरी टेक्स्ट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रिटिसिज्म का जो सेंटर था या फोकस था फिर वो राइटर नहीं रह गया था। फिर क्रिटिसिज्म राइटर की नहीं हो रही थी, क्रिटिसिज्म हो रही थी टेक्स्ट की। मेजर क्रिटिक्स हु एक्सेप्टेड दिस शिफ्ट, जो जिन क्रिटिक्स ने कहा कि हाँ ये सब सही है और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया, उनमें से ये 4 रिप्रेजेंटेटिव क्रिटिक्स मैंने लिखे हैं जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में माने जाते हैं। T.S. इलियट, इनकी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है और इसमें भी इन्होंने यही बताया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में कि किसी के टेक्स्ट में उस ऑथर को इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी उस ऑथर की पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से ये चारों लोग कह अलग अलग बातें रहे थे, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे। जैसे आई.ए. रिचर्ड साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ वैल्यू के बारे में बताते हैं, इब्सन ऑल्टरनेट मीनिंग की खोज के बारे में बताते हैं, F.R. ल्यूइस बताते हैं कि कैसे किसी वर्क की एंड्योरिंग क्वालिटीज़ को ढूंढा जाए। भले ये अलग अलग तरीके से कह रहे थे, इनकी अप्रोचेस जो थी वो डाइवर्जेंट थी, लेकिन इन चारों का एक पॉइंट कॉमन था। मैं यहाँ इन थ्योरीज को डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नाउ, बट आप इतना याद रख लीजिए कि ये चारों भले अलग अलग बातें कह रहे थे, अलग अलग तरीके से कह रहे थे, लेकिन एक पॉइंट पे सारे लोग फिक्स थे। वो क्या पॉइंट था? दैट वॉज अ कॉमन फीचर इन ऑल द 4 दैट दे ऑल रिजेक्टेड the biographical and historical method and concentrated on the text. These approaches were important to the development of new criticism. ये ही जो चीज़ें इन्होंने की वो न्यू क्रिटिसिज्म के डेवलपमेंट में आगे जाके सहायक हुई। ये देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म हम की बात करते हैं प्लेटो टू विक्टोरियन एज में, फिर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म T.S. इलियट, आई.ए. रिचर्ड अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में आई। फिर उसके बाद देखिए ये चीज़ आपको ज़रा अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये 2 मूवमेंट हैं, वन इन अमेरिका अनदर इन रशिया। अमेरिका में जो था वो ये क्रिटिक थे एलन टेट, जॉन क्रो, रैमसन, क्लीनेथ ब्रुक,
ये सारे इन्होंने जो जिस टाइप की क्रिटिसिज्म की उस क्रिटिसिज्म का नाम न्यू क्रिटिसिज्म दिया गया। लगभग वैसी ही प्रकार की क्रिटिसिज्म अमेरिका में हुई। लगभग वैसी मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो आइडेंटिकल तो नहीं थी, बट हाँ इन दोनों में बहुत सिमिलरिटीज़ थी। लगभग वैसी ही प्रकार की क्रिटिसिज्म रशिया में हुई और वहाँ पे इसका नाम रशियन फॉर्मलिज्म दिया गया। अगर आप रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म को कंपेयर करें तो काफ़ी सारी बातें इनमें सिमिलर हैं और थोड़ी बातें इनमें अलग अलग भी हैं। आगे करते हैं इस बात को। Now formalism and new criticism. New criticism and formalism both emerged almost simultaneously in the beginning of 20th century. मैंने बताया formalism emerged in Russia and Poland while new criticism emerged in America. ये भी बता दिया and later it extended to England. Theories of Russian formalism and new criticism are similar in a number of respects, though these are not identical. ये मैं बता चुकी हूँ कि थ्योरी ये दोनों की लगभग एक सी ही बात कह रहे थे, उधर रशिया वाले लोग भी उधर अमेरिका वाले लोग भी, लेकिन एक नहीं थे, कहीं कहीं अंतर भी थे। बोथ द थ्योरी रिजेक्टेड राइटर एंड द कॉन्टेक्स्ट, ये बात कॉमन थी कि चाहे फॉर्मलिस्ट थे और चाहे न्यू क्रिटिसिज्म वाले थे, उन्होंने राइटर को और कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुकी, हिस्टोरिकल, सोशियो इकोनॉमिक, बायोग्राफिकल, ये सारे कॉन्टेक्स्ट को और ऑथर को दोनों को रिजेक्ट कर दिया। अब सिर्फ उन्हें क्या सोचता था, वो क्या मानते थे कि हमें सिर्फ टेक्स्ट की ही स्टडी करनी चाहिए, इसी की क्रिटिकल एनालिसिस करनी चाहिए। देयर अप्रोच वॉज टू एनालाइज लिटरेचर अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस यूनिक टू लिटरेरी वर्क। वो कहते हैं कि हमें लिटरेचर में क्या स्टडी करना चाहिए, हमें उस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए जो लिटरेचर को लिटरेचर बनाती हैं। अब लिटरेचर को लिटरेचर क्या बनाता है, देखिए लिटरेचर भी में भी होता तो लैंग्वेज का ही यूज़ है, लेकिन जो बोलचाल की भाषा है उस भाषा से अलग तरीके की भाषा होती है लिटरेचर में। तो क्या अलग होता है, वो डिवाइसेस अलग होती हैं, जैसे उसमें राइम है, रिद्म है, मीटर है और आयरनी है, पैराडॉक्स हैं, मेटाफर्स हैं, जो नॉर्मल हम भाषा में यूज़ नहीं करते। तो वही डिवाइसेस जो हैं वो लिटरेचर को लिटरेचर बनाती हैं और उन्हीं डिवाइसेस को इन्होंने कहा लिटरेरीनेस ऑफ ए टेक्स्ट। तो उनका मतलब था कि फॉर्मलिस्ट और न्यू क्रिटिसिज्म को वालों का दोनों का यही मीनिंग था कि आपको किसी भी टेक्स्ट की लिटरेरीनेस को जस्टिफाई करना है, उसकी लिटरेरीनेस पे फोकस होना चाहिए, उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, ना कि ऑथर की और उन सारे कॉन्टेक्स्ट की। Formalism rose to prominence in early 20th century as a reaction against Marxist interpretation of literary text, while new criticism was a reaction to biographical and historical criticism. ये दोनों में अंतर है बेसिक कि मैंने आपको बताया फॉर्मलिज्म रशिया में हुई और न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका में हुई। रशिया में उस समय मार्क्सिस्ट थियरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और जितना भी पीस ऑफ लिटरेचर लिखा जा रहा था सारे लोग उसे उसी एंगल से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते थे, मार्क्सिस्ट एंगल से। इट मीन्स दे वेयर व्यूइंग सोसाइटी इन दैट, दे वेयर टॉकिंग अबाउट क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस इन द सोसाइटी। तो फिर लोगों को लगा कि नहीं ये एक ही तरीका तो ठीक नहीं है, और उन्होंने फिर एज ए रिएक्शन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन के अगेंस्ट उस फॉर्मल इंटरप्रिटेशन को कि हमें फॉर्म की को समझना चाहिए, और इसी तरीके से न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने कहा था कि बायोग्राफी और हिस्ट्री को नहीं समझना चाहिए, हमें उस फॉर्म को समझना चाहिए, हमें उस स्ट्रक्चर को समझना चाहिए जो टेक्स्ट का है। ये दोनों ने बातें कहीं। डिफरेंस बिटवीन रशियन फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म बहुत सारे मैंने बता दिए हैं, उन्हें जल्दी से गो थ्रू करेंगे। देखिए एक बात, रशियन फॉर्मलिज्म एक मूवमेंट की तरीके से चला, लेकिन उस समय की जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी इसलिए उस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया 1930 में। इट फोकस्ड ऑन दी प्रैक्टिकल डायमेंशन ऑफ दी वर्क। उन्होंने बता दिया कि आप किसी भी लिटरेरी वर्क की प्रैक्टिकल डायमेंशंस को देखो, यानी उसमें क्या डिवाइसेस और मेटाफर्स और ये यूज़ किए गए हैं। फॉर्म जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेरियस लिटरेरी डिवाइसेस यूज इन द टेक्स्ट वर स्टडी टू अंडरस्टैंड इट्स लिटरेरीनेस। अगर आप लिटरेचर की लिटरेरीनेस जानना चाहते हैं तो आप उसकी लिटरेरी डिवाइसेस को स्टडी कीजिए। और फॉर्मलिज्म के मेन एक्सपोनेंट जैकॉब्सन एंड स्कोलस्की हैं।
न्यू क्रिटिसिज्म का क्या था? न्यू क्रिटिसिज्म वाले मानते थे कि भाई देखिए कोई शिक्षा और ये देने के लिए नहीं है कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर, बल्कि आप उसे अप्रिशिएट कीजिए उसकी एस्थेटिक वैल्यू के लिए, उसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए जो लिटरेचर की होती हैं। अब लिटरेचर की वैल्यूज़ क्या हैं? उसकी वही डिवाइसेस उसकी वैल्यूज़ हैं, उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, ना कि ऑथर को और उसके सोशल और इकोनॉमिक और इन सारे कॉन्टेक्स्ट को। न्यू क्रिटिक्स कहते थे कि मीनिंग एग्जिस्ट इन टेक्स्ट इटसेल्फ, कि मीनिंग के लिए आपको ऑथर के पास नहीं जाना, मीनिंग के लिए आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, मीनिंग के लिए आपको कल्चर नहीं पढ़ना, क्योंकि मीनिंग जो है वो उस टेक्स्ट में ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? वो शब्द हैं जो उस पेज पे हैं। They were more concerned with the practice of close reading. This is a technical term which is used by new critics. वो कहते थे कि close reading कीजिए। Close reading means आप टेक्स्ट के अंदर एंट्री कीजिए। Reader through his brain or through his mind, he should enter into the text and closely observe what kind of techniques and what kind of forms have been used by the authors or the poets. The main exponents were Ellen Tate, Ramson, Kenneth Book, F.R. Lewis, etc. And now Russian formalism in a little bit detail. Formalism developed in different parts of the world independently, but most well-known types of formalism was Russian formalism. हो सकता है आप बुक्स में और भी, जैसे पोलैंड में भी फॉर्मलिज्म अच्छी सी पॉपुलर हुई, फ्रांस में भी हुई, लेकिन पूरी दुनिया में फॉर्मलिज्म चल रही थी और लोग कह रहे थे कि फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रशियन फॉर्मलिज्म उन सब में ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी के अगेंस्ट मैंने बताया आपको इमर्ज हुई और इसका एम था इंटरप्रेट द रोल ऑफ सोसाइटी। हाँ, मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी वो क्या करती थी कि सोसाइटी का रोल लिटरेरी टेक्स्ट में और टेक्स्ट में सोसाइटी, यही सोचते थे। तो ये इन्होंने रशियन फॉर्मलिज्म वालों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। Formalism opposed historical, sociological, biographical and other extrinsic approach. Extrinsic means बाहर से। तो वो कहते हैं कि आपको अगर समझना है लिटरेचर को तो उसके अंदर समझिए, बाहर से आपको उन अप्रोचेस को यूज़ नहीं करना। हिस्टोरिकल क्या है, सोशलॉजिकल क्या है, बायोग्राफिकल क्या है, नहीं। They opposed all these things. They lay stress on the formal devices of a literary work. फिर किस पे ध्यान दें? आप उसकी रिथम देखिए, मीटर देखिए, राइम देखिए, मेटाफर्स, सिंबल्स, सिंटैक्स, नैरेटिव टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें देखिए, तब आपको समझ में आएगा लिटरेरी वर्क कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा है। फॉर्मलिस्ट थ्योरी इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए, ये फॉर्मलिज्म आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि आगे जब आप स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो स्ट्रक्चरलिज्म का बेस जो है ये रशियन फॉर्मलिज्म ही बनाती है। तो फॉर्मलिज्म को ध्यान रखिएगा कि क्या है, दे आर स्ट्रेसिंग ऑन द फॉर्म। रशियन फॉर्मलिज्म इट इमर्ज्ड एज ए क्यूमुलेटिव एफर्ट। अच्छा, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई? इसके लिए देखिए, रशिया में 2 ग्रुप्स थे और उन्होंने उसमें जो क्रिटिक्स थे और जो थियरिस्ट थे उन्होंने वर्क किया। वन ग्रुप वाज द मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल। इट वाज फॉर्म्ड इन 1915 एंड इज़ कंसीडर्ड टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर्मलिज्म। यहीं से शुरुआत होती है फॉर्मलिज्म की। और ये हैं उसके प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट जैकॉब्सन, ओपिस एंड बोरिस। ये जो हैं उसके प्रोमिनेंट क्रिटिक्स हैं। और जैकॉब्सन का नाम ज़्यादा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये एक वो व्यक्ति हैं जो फॉर्मलिज्म से स्विच किए हैं स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। So you should keep in mind the name of Roman Jacobson because in future you would also learn about him. Another group मॉस्को में जो था उसका नाम था The Society for Study of Poetic Language and it was founded in 1916. एक ग्रुप 1915 में, एक ग्रुप 1916 में। The leading figures of this group were these 3 और इन सब ने मिलके एक मूवमेंट के रूप में फॉर्मलिज्म को एस्टेब्लिश किया। अब रशियन फॉर्मलिज्म के क्या मेजर पॉइंट्स हैं? वैसे काफ़ी सारे बताए हैं बट फिर भी इन ए नटशेल
उन्होंने कहा कि लिटरेचर जो है वो भी लैंग्वेज से बनती है, तो लिंग्विस्टिक्स को भी आपको कंसीडर करना चाहिए, मतलब लैंग्वेज को भी कंसीडर करना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, ए बेसिक एंड फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ द साइंस ऑफ लिटरेचर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिटरेचर करने की बात कही जाने लगी। साइंटिफिक स्टडी मीन्स आप भाई जिस चीज़ से बनी है लिटरेचर उस चीज़ के अध्ययन कीजिए, तो लैंग्वेज का भी अध्ययन करा जाना चाहिए कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया और किस तरीके की डिवाइसेस लगाई और लैंग्वेज का कैसा फॉर्मेशन था, वर्ड्स कैसे यूज़ हुए, ये सारी चीज़ें। लिटरेचर इज़ ए स्पेशल मोड ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लिटरेचर की लैंग्वेज में अंतर होता है, उसी चीज़ को लिटरेरीनेस कहते हैं, ये मैं आपको बता चुकी। ये लिटरेरीनेस टर्म जो है रोमन जैकॉब्सन ने यूज़ किया था, कि वो कहते हैं कि अगर आपको लिटरेचर को समझना है तो आपको उसकी लिटरेरीनेस समझनी चाहिए, और लिटरेरीनेस समझने के लिए आपको वो डिवाइसेस और वो वर्ड्स वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। लिटरेरीनेस इज़ अचीव थ्रू द यूज़ ऑफ सर्टेन मैथड्स, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स इन द टेक्स्ट। Such use of language makes the text strange and unfamiliar in a given context. Victor Solosky used the term defamiliarization to denote it. हाँ, देखिए ये जो टर्म है इसे याद रखिएगा, डिफेमिलियराइजेशन। उन्होंने कहा कि देखिए लिटरेचर वाले क्या करते हैं, लैंग्वेज तो वो भी यूज़ वही कर रहे हैं जो हम बोलने चालने में कर रहे हैं, बट अंतर क्या है कि वो उसके साथ बहुत सारी डिवाइसेस इंक्लूड करते हैं, कंपैरिजन्स हैं, मेटाफर्स हैं, सिमिलीज हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर यूजिंग रिदम एंड राइम एंड दे आर चूजिंग द पर्टिकुलर वर्ड्स, सो दे मेक द थिंग डिफरेंट। चीज़ तो वही रहती है बट उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो जाता है। वो फैमिलियर चीज़ों को डिफेमिलियराइज कर देते हैं, मतलब जिन चीज़ों को हम जानते हैं सिंपल रूप में वो उन्हें और अच्छे से रूप में हमें दिखाते हैं विद द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स, एंड दीज थिंग्स डिफेमिलियराइज अस। तो the formalist approach of a text enables the reader to undertake an attentive reading of the text to interpret that thing. तो इस डिफेमिलियराइजेशन को देखने के लिए, लिटरेरीनेस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अटेंटिव रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट करनी होगी, तभी आप उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ डिफेमिलियराइजेशन, मैंने आपको जैसे सिंपल तरीके से समझिए, सनराइज़ है, आप रोज़ देखते हैं सनराइज़, बट सनराइज़ देखने का एक पर्टिकुलर एंगल है। आप सनराइज़ के सम पोइट हैज़ रिटन ए पोएम ऑन सनराइज़ एंड ही हैज़ यूज्ड ए नंबर ऑफ सिम्बल्स and he has used figures of speech to make it beautiful, and after that the familiar sunrise has become defamiliarized to you. It has become an acquainted issue, जान पहचान वाली जो चीज़ थी जो अच्छे से समझ में आती थी वो अनफेमिलियर हो जाती है। सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय द man of literature. So you should try to understand this process of defamiliarization. To understand it you can take the example of Animal Farm by George Orwell. आप सबने पढ़ा होगा और इसमें सारे करेक्टर्स एनिमल्स हैं। तो देखिए इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि अगर वो सारे करेक्टर्स वही पॉलिटिकल लीडर्स होते तो फिर ये इस तरीके से चीज़ें रिप्रेजेंट ना होती, फिर तो ये एक पॉलिटिकल पीस ऑफ वर्क हो जाता। लेकिन एनिमल्स के होते ये पॉलिटिकल पीस ऑफ वर्क नहीं होता, डिफेमिलियराइजेशन होता है, ऑडियंस उसमें एनिमल देख रहे हैं, एक आर्ट की तरीके से उसे एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें इस बात का भी डर नहीं है कि इसमें वो पॉलिटिकल वाली सीरियसनेस नहीं है। नाउ न्यू क्रिटिसिज्म। आप न्यू क्रिटिसिज्म में मैंने बताया कि इसकी जेनेसिस, इसकी शुरुआत आप आइए रिचर्ड विलियम एप्सन और टी.एस. इलियट में पा सकते हैं। ये इसके बाद इनके क्रिटिक हैं रैमसन, क्लीनेथ ब्रुक, एलन टेट, रॉबर्ट बारन, रेने वेलेक एंड विलियम विंसेंट। ये बात के क्रिटिक्स हैं, इनके नाम याद रखिए। अभी द टर्म न्यू क्रिटिसिज्म वॉज कॉइंड इन 19th century, इसे याद रखिएगा, बट इट गेन्ड पॉपुलरिटी विद द पब्लिकेशन ऑफ जॉन क्रो रैमसन्स बुक द न्यू क्रिटिसिज्म इन 1941। सो 1941 में जॉन क्रो रैमसन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म था। और इस न्यू क्रिटिसिज्म में क्या था कि जो न्यू क्रिटिक्स थे, न्यू क्रिटिक्स मीन्स आई रिचर्ड एंड टी.एस. इलियट लाइक विलियम एप्सन लाइक, ये न्यू क्रिटिक्स थे, इनके वर्क का एक ओवरव्यू इन्होंने दिया। और जब से ही ये टर्म क्वाइट पॉपुलर हो गया और इसकी पॉपुलरिटी
टॉप पे पहुंची 1940s और 50s में। इसके बाद एक और बुक क्लीनेथ ब्रुक ने लिखी जिसका नाम था द वेल रॉट अर्न। इट वाज पब्लिश्ड इन 1947। इसमें इन्होंने वो थियरीज न्यू क्रिटिसिज्म की बताई डिटेल में, और उसके बाद वो कई सारे थेरेपॉटिक टेक्स्ट बताए जो उन न्यू थ्योरीज के हिसाब से लिखे गए थे। सो ये वो पॉपुलर बुक्स हैं न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड। Now these are the names of the pioneers of New Criticism and their work. T.S. Eliot, The Sacred Wood, After Strange Gods. Similarly, I. Richard, Principles of Literary Criticism. John Crow Ransom, I told you about it. American New Critics are, here is a list, John Ransom, Alan Tate and Kenneth Brooke, all these are, and the British New critics are I. Richard, William Gibson, etc. And what are the statements of New criticism? According to New criticism, literary work is a timeless, autonomous and verbal object. Literary study should focus on text, ये मैं आपको बता चुकी, और reader should enter the text in order to get the meaning. मीनिंग समझने के लिए रीडर को टेक्स्ट के अंदर जाना होगा, उसे बाहर की चीज़ें, एक्सटर्नल फोर्सेस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, बायोग्राफी, सोशलॉजी, कल्चर, इन सब के बारे में नहीं सोचना, उसे अंदर जाना है, उस फॉर्म को पढ़ना है, उन डिवाइसेस को देखना है। इसीलिए इस अप्रोच का नाम इंट्रिंसिक अप्रोच रखा गया। द फॉर्म ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज इज इंसेपरेबल फ्रॉम इट्स कॉन्टेंट एंड इट्स मीनिंग। अब वो कहते हैं कि जो लिटरेरी लैंग्वेज की फॉर्म है, आप उसे उसके कंटेंट से और उसके मीनिंग से अलग नहीं कर सकते। इट मीन्स कंटेंट और मीनिंग और फॉर्म ये सब मिलके एक चीज़ बनाते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि टेक्स्ट मीन्स एंड हाउ इट मीन्स आर, what a text means and how it means are one and the same thing। कि एक टेक्स्ट का मतलब क्या है और इसका मतलब ऐसा कैसे है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म। द लिटरेरी वर्क इज़ एन आइडियल एंड ऑर्गेनिक होल। वो कहते हैं कि लिटरेरी वर्क अपने आप में पूर्ण है और इसके बहुत सारे से एलिमेंट्स हैं। उसकी वही मैंने आपको बताया, जब साइंटिफिक स्टडी करने लगे, जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की साइंस में स्टडी की जाती है, तो मान लीजिए इंसान की ही स्टडी की जा रही है, तो इंसान एज ए होल तो है ही, बल्कि आप बताएंगे कि देखिए इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अंग हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने लिटरेचर की स्टडी करने की बात कही कि आप उसके डिफरेंट एलिमेंट्स देखिए और फिर ये देखिए कि हाउ दीज डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू मेक इट ए यूनाइटेड पीस ऑफ वर्क। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए वर्क इज ऑफन रिजल्ट ऑफ मल्टीपल एंड कंट्रास्टिंग मीनिंग्स। वो कहते हैं कि किसी भी वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसके कितने मल्टीपल और कंट्रास्टिंग मीनिंग हैं, और ये जो कंट्रास्टिंग और मल्टीपल मीनिंग्स हैं ये बहुत सारी डिवाइसेस जैसे आयरनी, पैराडॉक्स, एम्बिग्युइटी एट्सेट्रा को यूज़ करके उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं। अब क्रिटिक का कार्य यही है कि वो इन मल्टीपल और कंट्रास्टिंग मीनिंग्स को पढ़े, समझे और उन्हें इवेल्युएट करे। New criticism assumes that a text is an isolated entity that can be understood through the tools and techniques of close reading। तो बिल्कुल साइंटिफिक स्टडी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इसे इन्होंने लिटरेचर की स्टडी को साइंटिफिक बनाया। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक आइसोलेटेड एंटिटी है, मतलब स्वयं में परिपूर्ण है। अब इसकी अध्ययन के लिए आपको कुछ सारी टूल्स और टेक्निक्स चाहिए। वो टूल्स और टेक्निक्स क्या हैं? दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्लोज रीडिंग। आपको उसकी क्या करनी होगी? क्लोज रीडिंग करनी होगी। ईच टेक्स्ट हैज़ यूनिक टेक्सचर and asserts that what it text say and how it say it are inseparable। ये वाली बात बता ही चुकी हूँ। It highlighted how a work of literature functioned as a self-contained and self-referential aesthetic object। न्यू क्रिटिसिज्म कहती है कि कोई भी वर्क ऑफ लिटरेचर है वो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ए काइंड ऑफ प्लेजर टू इट्स क्रिटिक और to one who is analyzing it। Meaning is to be searched in the text। आपको मीनिंग कहाँ ढूंढना है? टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है।
नॉट इन रीडर्स इमोशनल रिएक्शन। रीडर का इमोशनल रिएक्शन क्या है इससे मतलब नहीं है। दे आर रिजेक्टिंग रीडर्स इमोशनल रिएक्शन, दे आर आस्किंग टू सर्च द मीनिंग इन द टेक्स्ट। दिस इज कॉल्ड अफेक्टिव फैलेसी। द टर्म वॉज डिनोटेड बाई W.K. Wimsatt and Monroe Bradley. Two terms have been given by them, affective fallacy and intentional fallacy. Affective fallacy means the reader's emotional reactions are not at all significant, rather we have to search the meaning in the text. Another is the text can be appreciated without turning to author's intention. कि हमें टेक्स्ट को अप्रिशिएट करना है बिना ऑथर्स की इंटेंशन को समझे हुए। It means what author wants to say doesn't mean important. We have to interpret text without learning, without going through the author's intention. So, this is the intentional fallacy. New criticism believes in the principle of arts for art's sake, and it may lead to the objective एंड क्लोज रीडिंग। आर्ट फॉर आर्ट सेक के प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं क्योंकि इसी की वजह से ऑब्जेक्टिव और क्लोज रीडिंग पॉसिबल हो सकती है। सो दिस इज अबाउट न्यू क्रिटिसिज्म एंड फॉर्मलिज्म। आई थिंक यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स वेरी वेल। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।